आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे बिजनेस टाइकून की जिनकी बुलंदियों के चर्चे भी खूब हुए और जिनके पतन ने भी उतनी ही सुर्खियां बटोरी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विजय माल्या की। किंग ऑफ गुड टाइम्स। सोचिए जरा, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ग्लैमर, बेशुमार दौलत, आलीशान पार्टियां, है ना? ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक पूरा दौर था और उस दौर का चेहरा थे विजय माल्या। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ? किंग ऑफ गुड टाइम से 9,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी बनने तक का सफर ये कैसे तय हुआ? चलिए आज इसी पूरी कहानी को जरा बारीकी से समझते हैं। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? विजय माल्या की कहानी की शुरुआत हुई एक बहुत बड़े कारोबारी घराने से। मतलब उन्हें विरासत में सिर्फ दौलत ही नहीं मिली, बल्कि एम्बिशंस वो भी बहुत बड़ी वाली मिली थी। साल 1955, कलकत्ता। देश के जाने माने बिजनेसमैन विट्ठल माल्या के घर विजय माल्या का जन्म हुआ। तो मतलब बिजनेस तो उनके खून में ही था। और देखिए, 1983 आते आते महज 28 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता का पूरा यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप संभाल लिया। उनके सपने जाहिर है इस एम्पायर को और भी बहुत बड़ा बनाने के थे। और बस यहीं से शुरू होता है वो दौर जिसने विजय माल्या को वो पहचान दी जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। ये सिर्फ एक बिजनेस को बढ़ाने की कहानी नहीं थी, ये तो खुद विजय माल्या को एक ब्रांड बनाने की कहानी थी। उन्होंने अपने पिता के लिकर बिजनेस को तो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया ही, पर वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने उन सेक्टर्स में हाथ आजमाया जहां ग्लैमर था, लाइमलाइट थी। आसमान में किंगफिशर एयरलाइंस को उड़ाया तो क्रिकेट के मैदान में अपनी IPL टीम उतार दी। ये सब उनके किंग ऑफ गुड टाइम्स वाले ब्रांड को और बड़ा और चमकदार बनाने की एक बहुत सोची समझी स्ट्रेटेजी थी। और ये लाइफस्टाइल, वाह क्या कहने! महंगी महंगी पार्टियां, प्राइवेट जेट्स, ग्लैमरस कैलेंडर शूट्स, ये सब सिर्फ शौक नहीं था, ये एक इमेज बनाने का तरीका था। और इसी फ्लैशी लाइफस्टाइल ने उन्हें वो मशहूर खिताब दिलाया, द किंग ऑफ गुड टाइम्स। असल में यही तो उनका सबसे बड़ा ब्रांड था। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती, है ना? इस पूरी चमक दमक के पीछे एक और कहानी पनप रही थी। एक कहानी कर्ज के ऐसे जाल की जो धीरे धीरे बहुत बड़ा होता जा रहा था। और इस जाल की शुरुआत हुई किंगफिशर एयरलाइंस से। जरा इस नंबर को देखिए, 9,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 9,000 करोड़ रुपए। ये वो रकम थी जो विजय माल्या ने भारतीय बैंकों से उधार ली थी अपने किंगफिशर एयरलाइंस के बड़े बड़े सपनों को पंख देने के लिए। और ये पैसा आया कहाँ से? देश के बड़े बड़े बैंकों से, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे नाम भी शामिल थे। असल में उस दौर में माल्या की किंग ऑफ गुड टाइम्स वाली इमेज इतनी पावरफुल थी कि बैंकों ने भी उनके विजन पर आंखें बंद करके भरोसा कर लिया और एक बहुत ही रिस्की एविएशन सेक्टर में इतना बड़ा कर्ज दे दिया। बस यहीं से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। किंगफिशर एयरलाइंस की बाहरी चमक के पीछे असलियत घाटे की थी। एयरलाइन लगातार पैसा गंवा रही थी और जैसे जैसे ये घाटा बढ़ रहा था, वैसे वैसे बैंकों का कर्ज भी एक पहाड़ की तरह ऊंचा होता जा रहा था। अब आते हैं मामले के उस हिस्से पर जहां बात सिर्फ एक बिजनेस के डूबने की नहीं रही। अब बात आ गई थी वित्तीय धोखाधड़ी, मतलब फाइनेंशियल फ्रॉड के बेहद गंभीर आरोपों पर। जांच एजेंसियों के आरोप बिल्कुल साफ और बहुत संगीन थे। पहला, लोन का पैसा लिया तो गया था एयरलाइन के लिए, पर इस्तेमाल कहीं और किया गया। दूसरा, उस पैसे को कथित तौर पर शेल्ड कंपनियों के जरिए विदेश भेज दिया गया। और तीसरा, सबसे अहम, जब कर्ज चुकाने का वक्त आया तो जानबूझकर हाथ खड़े कर दिए गए। और नतीजा, साल 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस जमीन पर आ गई। मतलब उसके सारे ऑपरेशंस बंद हो गए, हजारों कर्मचारी सड़क पर आ गए और बैंकों के वो 9,000 करोड़ रुपए डूब गए। जब कानून का शिकंजा कसना शुरू हुआ, जब सवाल पूछे जाने लगे, तो कहानी में एक और बड़ा और नाटकीय मोड़ आया। विजय माल्या देश छोड़कर चले गए। ये पूरी कहानी का सार है। तब किंग ऑफ गुड टाइम्स और अब भगोड़ा आर्थिक अपराधी। साल 2016 में वो भारत छोड़कर UK चले गए और भारत सरकार ने उन्हें फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर यानी भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया। तो आज क्या हाल है? क्या कहानी यही खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानूनी लड़ाई तो आज भी चल रही है। देखिए, 2012 में एयरलाइन बंद हुई
2016 में माल्या देश से निकल गए और तब से लेके आज तक भारत सरकार उन्हें वापस लाने के लिए ब्रिटेन की अदालतों में केस लड़ रही है। इस बीच यहाँ भारत में उनकी कई प्रॉपर्टीज को जब्त भी किया गया है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ पैसे की या एक बिजनेस के फेल होने की नहीं है। ये कहानी है बेहिसाब एम्बिशन की, सिस्टम की कमियों की और इस बात की कि कैसे एक चमकती हुई इमेज के पीछे की सच्चाई कभी-कभी बिल्कुल अलग होती है। लेकिन इन सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल आज भी अपनी जगह पर खड़ा है और वो सवाल ये है कि क्या वो 9,000 करोड़ रुपए जो बैंकों का यानी एक तरह से जनता का पैसा है, क्या वो कभी पूरी तरह से वापस आ पाएगा? इस सवाल का जवाब तो खैर वक्त ही देगा।